Hello friends, my name is Alok Raja and I am a history faculty in Nirmala Academy. फ्रेंड्स, हमने पिछली इंट्रो क्लास में देखा था कि हिस्ट्री क्या होती है, कैसे अध्ययन करना है, क्रोनोलॉजी समझी थी पूरी कि कौन क्या कैसे कैसे कौन सा इवेंट कैसे कैसे आएगा। हमने बोला भी था कि हम आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो उसी के साथ हम पहला लेक्चर अपना आधुनिक भारत का स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जो बगल में दिया होगा। गेम ऑफ थ्रोन, इससे हम शुरू करेंगे। गेम ऑफ थ्रोन मतलब सिंहासन की लड़ाई। इसका मतलब क्या है? सिंहासन की लड़ाई से हम क्या समझना? सिंहासन के मतलब एक सिंहासन जो इंडिया में वो कौन प्राप्त करना चाहता है? सभी प्राप्त करना चाहते थे। इसमें हम दो टीम बनाएंगे, दो टीम, एक होम टीम होगी, एक फॉरेन टीम होगी। होम टीम मुगल, मराठा, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, राजपूत, कर्नाटिक्स। फॉरेन टीम में पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये 5 टीमें होंगी। फॉरेन टीम में ये आपस में लड़ेंगी। देखना, जैसे लड़ने को मैं दिखाया भी है। और इसमें जो जीतेगा वो इंडिया में राज करेगा, और इसमें जो जीतेगा वो जीतेंगे ब्रिटेन। सबसे ज्यादा किसी की हानि होगी तो वही ऑडियंस की। दोस्त, हम पोर्तुगीज शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा एक फैक्ट बताना चाहेंगे। फैक्ट ये है कि आप पूरी हिस्ट्री को केवल 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं: हु, वाई, व्हाट डिड ही गेन। कौन किया, क्यों किया, उसको यह करने से क्या प्राप्त हुआ। ये हम पूरी हिस्ट्री को इसी एक चीज से हम समझेंगे। फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। पोर्तुगीज, पहले आते हैं यूरोप पे। यूरोप पे 2 सुपीरियर कंट्री जो थी, पोर्तुगीज और स्पेन। ऑटोमन एम्पायर के उदय के बाद जो इनका रूट है वो बंद कर दिया जाता है। इनको अब पड़ती है सी रूट की आवश्यकता, समुद्री जलमार्ग की आवश्यकता पड़ती है। और सारी यूरोपियन कंट्री इनको मतलब फंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप रूट ढूंढिए और हम आपको फंड करेंगे। अब जिम्मा जो उठाता है पोर्तुगीज और स्पेन। ट्रीटी ऑफ टॉर्सोलिस 1494 में होती है, जिसमें ये बोला जाता है कि आप जो स्पेन है वो जाएगा अमेरिका की तरफ, वेस्ट ईस्ट की तरफ, और जो पुर्तगाल है वो ईस्ट की तरफ जाएगा। इससे पहले ही हम देखेंगे 1487 में बार्थिलोनो दियास एक पोर्तुगीज से जो आते हैं और मेडागास्कर पे पहुंचते हैं। मेडागास्कर जो एक आइलैंड है, द्वीप है, वो दक्षिण अफ्रीका के बगल में। वो सोचते हैं कि वही इंडिया है, लेकिन वो गलत होता है। ठीक इसके 10 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा जो कालीकट में जैमुरीन के दरबार में पहुंचते हैं। जैमुरीन को इंटेंशन को नहीं जानते कि वो पोर्तुगीज वास्तविकता में चाहते क्या है, और उनका भव्य स्वागत करते हैं। वास्को डी गामा वहां कुछ देर रहते हैं और तत्पश्चात वहां से निकलते हैं और बहुत सारे सामान को लेके यूरोप में पहुंचते हैं और वहां पे उनको 10 गुने दामों में बेचते हैं। इस फायदे को देखते हुए अन्य यूरोपीय यात्री भी सोचते हैं कि ये भी जाके व्यापार करें और फायदा कमाएं, और इससे शुरू होता है यूरोपियों का भारत में आगमन। देखेंगे पोर्तुगीज जो 1498 में जो आते हैं फिर से वापिस आएंगे। अब 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में अपनी लगाएंगे, उसके बाद कैलेनोर में लगाएंगे। उसके बाद वो एक गवर्नर नियुक्त करते हैं। गवर्नर वो होता है जो पूरे काम काज को देखता है, और जो पहले गवर्नर होते हैं उनके अल्मेडा होते हैं। अल्मेडा एक बहुत ही प्रतिभाशाली गवर्नर होते हैं, और साथ में वो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाते हैं, जिससे वो पूरे समुद्र पे कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बाद वो बैटल ऑफ दिहू लड़ते हैं, दिहू की लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें गुजरात के राजा और ओटोमन एम्पायर के राजा से लड़ते हैं, और पहले बार तो हार जाते हैं और उसमें उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात वो जीत जाते हैं। उसके बाद आएंगे हमारे अलबुकर जी। अलबुकर जी जो पोर्तुगीज शासन मतलब पोर्तुगीज एम्पायर के मेन फाउंडर माने जाते हैं, और वो जो है गोवा को कैप्चर कर लेते हैं बीजापुर से। उसके बाद आते हैं हमारे नीनो दी कुना, जो अपनी कैपिटल को कोचीन जो अपनी मतलब ट्रेडिंग कैपिटल होती है कोचीन, उसको गोवा शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐसा ही चल रहा होता है, इनका उदय होता है। ये मुगल, ये इनका एक मैंने कल भी आपसे बताया था कि प्रकृति में इस नेचर ने ऐसा बनाया कि हर चीज को पीक पे जाना होता है, फिर उसका विनाश होता है। ये भी पीक पे जाते हैं और उनका विनाश शुरू होता है तब जब डच की एंट्री होती है इंडिया में।
डच भी आते हैं इंडिया में, और साथ में ये मुगल से दुश्मनी कर लेते हैं। दुश्मनी करने के साथ साथ अब उस समय मुगल अंपायर जो था बहुत मजबूत था, क्योंकि उस समय जहांगीर का शासन था। पहले तो अकबर का शासन था। अकबर के शासनकाल में अकबर बहुत लिबरल शासक था, वो इन लोग को इनवाइट करता है प्रमोट करने के लिए, वहाँ ठीक होता है। उसके बाद जहांगीर भी इनको इनवाइट करता है, लेकिन शाहजहां सबसे मना कर देता है। ये सबसे सबसे विघातक होता है इन लोगों के लिए, और यहीं से इनका पतन शुरू हो जाता है। डच इधर से डच भी आगे होते, इनके में युद्ध होता है। और 1661 में इनका क्या बोलते हैं, इनके पार्तुगीज जो किंग हैं उनकी बहन की जो शादी होती है इंग्लिश किंग से, वो डावरी में उनको मुंबई दे देते हैं। 1678 ईस्वी में ये जो पार्तुगीज होते हैं, ये शाहजहां की 2 लड़कियों को गुलाम बना के सीज कर देते हैं। और इससे गुस्साए हुए उन्होंने इनमें मुगल में और पार्तुगीज में आपस में टकरार हो जाती है, और इनका लगभग विनाश हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इनके बारे में कि आते तो सबसे पहले हैं। तो आपने देखा कि 1498 में इंडिया में आ जाते हैं, बट ये जाते सबसे बाद में हैं। ये 1961 में जाते हैं, दमन द्वीप और गोवा इनके कब्जे में रहता है। और 1961 में भारत सरकार जो है इनसे पुनः रिकैप्चर करती है और भारत को पुनः इनमें मिला लेती है। इसी के साथ पोर्तुगीज खत्म होता है। अब हम पुर्तगाल तो पढ़ चुके, अब आते हैं डच पे। डच जो कंपनी है वो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड के नाम से इंडिया में आती है। जो पहले डच यात्री होते हैं वो होते हैं हाउटमैन, जो इंडिया में आते हैं। उसके बाद वो अपने जो पहली फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। देन पुलिकट, मालाबार कोस्ट, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हर जगह फैक्ट्री लगाते हैं। 1667 में उनका इंग्लिश से युद्ध होता है, और उनमें इनकी संधि हो जाती है कि आप जो इंग्लिश हैं वो रहेंगे इंडिया में और ये रहेंगे इंडोनेशिया में। उसके बाद 1759 में फिर से डच और इंग्लिश में युद्ध होता है, और उस युद्ध को हम बेदरा के नाम से जानते हैं। बेदरा का युद्ध डच के लिए निर्णायक होता है। वो इंडिया में उनका मतलब इंडिया से उनका सारा चीज खत्म हो जाता है, और वो केवल इंडोनेशिया या मलय आर्किपेलागो तक सीमित रहते हैं, और पूरा इंडिया का पूरा व्यापार इंग्लिश के हाथ में आ जाता है। उसके बाद हम अगला देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है 16वीं सदी में आता है, 1600 में आता है। और उसके बाद जो अपनी पहली फैक्ट्री है वो सूरत में लगाएगा, और उसके बाद दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाता है। जो पहले इंग्लिश मैन होते हैं वो जॉन मिडन हॉल होते हैं, वो आते हैं। और सर थॉमस लो जो जहांगीर के दरबार में जाते हैं और उनसे जहांगीर से व्यापार करने की परमिशन लेके आते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़े प्लेयर थे तो इनके बारे में हम सबसे अंत में और अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आते हैं डेन्स। डेन्स का कोई रोल नहीं होता है। डेन्स आते हैं, वो व्यापार करने के लिए आते हैं, वो सक्सेस नहीं होते हैं, और 1845 ईस्वी में अपनी कंपनी को इंग्लिश में बेच के वो चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं अब हमारा हो गया पोर्तुगीज। अब हमने पोर्तुगीज भी देख लिया, ब्रिटेन भी देख लिया, डच भी देख लिया। अब ब्रिटेन के बाद जो सबसे बड़े प्लेयर थे वो फ्रेंच थे। फ्रेंच आते हैं इंडिया में 1664 ईस्वी में। अब वो अपना जो बेस है वो पौंडुचेरी को बनाते हैं। लुई 14वें के आर्डर पे लोग आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये युद्ध करेंगे। युद्ध हम अपने होम टीम में देखेंगे। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 1763 में होती है, इसके बाद ये इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं। ये कहानी खत्म हुई इनकी। अब थोड़ा हम अराइवल सीरीज मतलब आने का क्रम को देख लेते हैं। पहले सबसे कौन आए थे? सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, डेन्स आते हैं, फ्रेंच आते हैं। फैक्ट्री लगाने का क्रम भी सेम ही रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, सारी कंपनियां यूरोप की हैं। ये इंग्लिश से क्यों विजयी होते हैं इसमें, ये हमें सोचना चाहिए। इसका मेन कारण ये था, पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच ये स्टेट कंपनी थी। इनका जो संचालन होता था वो स्टेट से होता था, मतलब कि इनकी नेटिव कंट्री, इनकी जो कंट्री वहां से होता था। पोर्तुगीज कंपनी जो यहाँ चल रही उसका जो निर्णय लिया जाएगा वो पोर्तुगीज से लिया जाएगा। डच का वही सेम हाल था, फ्रेंच का वही सेम हाल था। लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं था। इंग्लिश जो प्राइवेट ओन कंपनी थी और उसका सारा डिसीजन यहीं पे लिया जाता था। सेकेंड फैक्टर, जो इनके गवर्नर थे वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे कंपैरिजन टू इंग्लिश।
फ्रेंच में केवल आप ड्यूप्लेक्स को छोड़ दें तो कोई इतना इफेक्टिव गवर्नर नहीं आया। तीसरे की अगर बात करें तो इंग्लिश का जो नेविगेशन सिस्टम था, शिप बिल्डिंग थी, वो बहुत अच्छी थी इन लोगों के कंपेरिजन में, इसलिए इंग्लिश सक्सेस हुई। साथ में जो अंग्रेज थे उन्होंने कभी भी रिलीजियस पॉलिसी मतलब धार्मिक चीज़ों में धार्मिक चीज़ों में विरोध नहीं किया। इन लोगों ने धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो किया। ये लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगे, इंग्लिश ऐसा नहीं की। इंग्लिश ने पहले अपने आप को खुद सपोर्ट किया, मतलब खुद अपने आप को बलवान किया, रिच हुए। एक वो बहुत अच्छा कोट है कि फर्स्ट बिकम रिच एंड देन फिलोसोफर। आप ये लोग रिच नहीं बने, ये लोग फिलोसोफर बनना चाहे, अपने धर्म को प्रचार करना चाहे, बट इन्होंने पहले अपने आप को इस्टेब्लिश किया, इकोनॉमी को रखा, क्योंकि किसी भी युद्ध के लिए इकोनॉमी बड़ी आवश्यकता होती है। बगैर इकोनॉमी के आप युद्ध नहीं लड़ सकते। तो इनकी इकोनॉमी तो वैसे ही खराब थी, युद्ध लड़के इन्होंने अपनी इकोनॉमी खराब कर ली। लेकिन इंग्लिश ने पहले अपनी जो इकोनॉमी को शुद्ध किया, सही किया। बैटल ऑफ प्लासीज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे आप, जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसीलिए सक्सेस हुए। अब देखते हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या हुआ इंडिया में। पोर्तुगीज जो आए, इनका सिग्निफिकेंस क्या था, इनका मतलब इनका क्या हम पे क्या प्रभाव पड़ा। पोर्तुगीज की बात करते हैं। पोर्तुगीज ने जो इंडिया में एंट्री की तो नेवल जो शिप बिल्डिंग थी वो देखने को मिली कि उसमें कितना कंपटीशन है। इससे पहले कोई शिप बिल्डिंग नहीं कर रहा था एक्सेप्ट चोला एम्पायर को छोड़ के। चोला जो राजा थे वही शिप बिल्डिंग यूज करते थे, एक पहले फॉरेन थे जिन्होंने शिप बिल्डिंग को यूज किया। दूसरा, इससे एक चीज यहाँ से ये भी निकल के सामने आई कि डिसिप्लिन जो आर्मी होती है वो भले से छोटी हो, वो बहुत बड़ी आर्मी को हरा सकती है। आप देखेंगे बीजापुर में जो लड़ाई होती है। तीसरा, जो डिसिप्लिन होता है, जो इनकी आर्मी में जो डिसिप्लिन था वो बहुत ज़्यादा था, जो इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम जो हमारे फॉरेन टीम थी वो खत्म होती है। हम कल जो देखेंगे होम टीम को देखेंगे, होम टीम कैसे लड़ती है, और इनका देखने के बाद इन दोनों को आपस में लड़ाएंगे एंड देन बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध देखेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हम रिक्वेस्ट साथ में, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, अगर आपके कोई चीज़ आपको मतलब दिक्कत दे रही हो इसके रिगार्ड इसमें, तो आप मेरे नंबर पे 8795166007 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।